इस कहानी में इस्तेमाल किए गए सभी पात्र, घटनाएं, नाम और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता पूरी तरह से संयोगवश है। निम्नलिखित वीडियो में कुछ डरावने तत्व हैं और यह वयस्क दर्शकों 16 साल से अधिक के लिए उपयुक्त है। ये चैनल और वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर नाइट में, जहां आपको सुनने को मिलती हैं सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। पर कहानी को शुरू करने से पहले जो भी हमारे नए साथी इस चैनल पर आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी पसंद आए तो कमेंट में अपना परिचय जरूर दें। दोस्तों, आज की कहानी में एक सीधी साधी मासूम लड़की जो अपने माँ बाप का सपना लेकर एक बड़े शहर के कॉलेज में पढ़ने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उस कॉलेज की चमकती दीवारों के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधेरा जहां अमीर और बिगड़े हुए स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई नहीं, किसी की जिंदगी तबाह करना जानते हैं। रैगिंग के नाम पर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक रात उसने कॉलेज की तीसरी मंजिल से छलांग लगा ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी मौत के बाद वो लौटी एक डरावनी आत्मा बनकर और उसने शुरू किया एक एक से बदला लेना। अब कौन बचेगा और कौन मरेगा, ये कहानी डराएगी भी और झकझोरेगी भी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं डॉक्टर बनूंगी बाबूजी, फिर आप खेत में हल मत चलाना, मैं आपको आराम दूंगी। छोटी सी अनवी की ये बातें आज भी उसके पिता को याद हैं, जब वो खेत की मेड़ पर बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। अनवी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की रहने वाली थी। मिट्टी से जुड़ी, सादगी से भरी और दिल से बहुत ही प्यारी। उसके पिता हरिराम एक वृद्ध किसान थे। माँ सरोज देवी घर के कामों के साथ साथ दूसरों के घरों में भी मदद करती थीं, ताकि अनवी की पढ़ाई न रुके। वो इकलौती बेटी थी। पूरे गांव में जब उसका नाम शिवलोक यूनिवर्सिटी में आया तो जैसे पूरा गांव जश्न में डूब गया। घर के पास एक छोटा सा नीम का पेड़ था, जहां बैठकर वो पढ़ती थी और अक्सर अपने माँ बाप से सपने बांटती थी। उसे पढ़ाई से प्यार था। वो पहली लड़की थी गांव की जो शहर में पढ़ने जा रही थी। उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने या साइंस रिसर्चर और अपने गांव का नाम रोशन करे। जब कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ तो पिता ने खेत का हिस्सा गिरवी रख दिया, मगर चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अगर मेरी बेटी पढ़ जाएगी तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, उन्होंने कहा। कॉलेज के पहले दिन अनवी एक हल्की सफेद सलवार कमीज में आई थी। बालों में 2 चोटियां और आंखों में दुनिया जीतने का सपना। शहर के शोरगुल, ऊंची इमारतें और अंग्रेजी बोलते हुए स्टूडेंट्स देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन मन में सोच लिया था कि मैं डरूंगी नहीं, मेहनत से सब सीख जाऊंगी। उसने हॉस्टल में एक छोटी सी रैक में अपने माँ बाप की फोटो रखी थी, जिसके सामने रोज बात किया करती थी। उसे अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी, इसलिए क्लास में अक्सर पीछे बैठती। जब कोई पूछता वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो मुस्कुराकर धीरे से कहती भैरवपुर, अ विलेज नियर गोरखपुर। कुछ लोग हंसते, कुछ अनदेखा करते, मगर अनवी हमेशा शांति से सब सहती थी। क्लास में वो सबसे पहले आती, नोट्स बनाती और टीचर्स की हर बात ध्यान से सुनती थी। मगर हॉस्टल और कॉलेज का माहौल धीरे धीरे उसके मासूम मन पर भारी पड़ने लगा। कॉरिडोर में घूरती नजरों से लेकर अंग्रेजी मजाक उड़ाने वाले स्टूडेंट्स तक अनवी को लगने लगा था कि इस चमकदार कॉलेज की दीवारों के पीछे कुछ कड़वा जरूर छुपा है। शिवलोक यूनिवर्सिटी शहर की सबसे पुरानी और सबसे नामी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। बाहर से देखने में ये जगह किसी महल से कम नहीं लगती थी। ऊंची सफेद इमारतें, चौड़ी सीढ़ियां, हर तरफ कैमरे, हरे भरे लॉन और चमकते फाउंटेन। लेकिन जैसे ही कोई इस दुनिया के भीतर दाखिल होता तो दीवारों की दरारों में दबा
एक सड़ा सांवला अतीत धीरे धीरे सरसराने लगता। कॉलेज की लाइब्रेरी बिल्डिंग सबसे पुरानी थी, ब्रिटिश जमाने की बनी हुई। दीवारों पर फफूंद जमी थी, लकड़ी की अलमारियां झटक चुकी थीं और पुरानी घड़ी की टिक टिक अब भी रातों में गूंजती थी। लोग कहते थे कि लाइब्रेरी के नीचे एक बंद बेसमेंट है, जहां एक बार एक छात्रा ने आत्महत्या की थी। लेकिन ये बात कभी खुलेआम नहीं कही जाती थी, जैसे कॉलेज खुद अपने अतीत को चुप रहने की सजा देता हो। कॉलेज का हॉस्टल कॉलेज कैंपस से जरा हटकर एक अलग बिल्डिंग में था। 3 मंजिलें, पुराने खिड़की के फ्रेम और एक लंबा कॉरिडोर जो रात को बिल्कुल खाली और डरावना लगता था। अन्वी का कमरा था 3rd फ्लोर पर, कमरा नंबर 307। वहीं पास में थी वो सीढ़ियां जहां से उसने आखिरी बार झांका था नीचे। रात को हॉस्टल की लाइटें अक्सर बिना वजह झपकने लगती थीं। कभी कोई धीमी सी हंसी सुनाई देती, कभी कोई दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता। छात्राएं अक्सर मजाक में कहती थीं यहाँ कुछ है, लेकिन फिर फ़ोन में व्यस्त होकर भूल जाती। स्टाफ में कुछ लोग अच्छे थे, जैसे श्रीमती दिव्या मेहता जो बायोलॉजी पढ़ाती थीं। उन्होंने 1-2 बार अन्वी से बात करने की कोशिश भी की। सब ठीक है ना बेटा? अन्वी बस मुस्कुराकर सिर हिला देती, हाँ मैम, सब ठीक है। लेकिन दिव्या मैम भी जानती थीं कि कॉलेज का माहौल ऐसा है जहां आवाज उठाना आसान नहीं। प्रिंसिपल अवस्थी से सब डरते थे। वो रसूखदार लोगों के बच्चों को छूने तक नहीं देता था। दूसरे स्टूडेंट्स या तो अमीरों के चमचे थे या डरे हुए मोहरे। कॉलेज की 3री मंजिल की छत, वहां अन्वी अक्सर अकेली बैठा करती थी। नीचे देखने पर पूरा शहर दिखता था, लेकिन उस ऊंचाई में एक सूनापन था, जैसे जमीन से कटा हुआ एक अलग ही संसार। और फिर एक दिन वही छत उसकी आखिरी सांसों की गवाह बनी। उसकी मौत के बाद हॉस्टल में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कमरे नंबर 307 में रहने वाली नई छात्रा को हर रात बिस्तर के नीचे से सिसकियां सुनाई देती थीं। सीढ़ियों से उतरते समय किसी के पैरों की आहट हमेशा पीछे रहती थी, लेकिन मुड़ो तो कोई नहीं। सीसीटीवी कैमरों में 3री मंजिल पर आधी रात को एक सफेद कपड़ों में लड़की घूमती दिखती थी, मगर चेहरा कभी साफ नहीं होता। लाइब्रेरी के नीचे से फिर एक बार जलती हुई बदबू आने लगी। स्टूडेंट्स बीमार पड़ने लगे और कुछ ने हॉस्टल छोड़ने की अर्जी डाल दी। यह हिस्सा कॉलेज को एक डरावनी जगह में बदलता है, जहां सिर्फ इंसानों से नहीं, परछाइयों से भी डरना पड़ता है। कॉलेज के पहले ही हफ्ते में फ्रेशर्स को एक वेलकम रिचुअल के नाम पर बुलाया गया। कॉरिडोर के कोने में सीनियर्स का गुप्त कमरा था, एक क्लासरूम जिसे अनौपचारिक रूप से सिर्फ रैगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रियांश सिंह, एमएलए का बेटा, सबका लीडर। नेहा रॉय, अमीर बाप के बिगड़ी बेटी जिसे दूसरों को नीचा दिखाना पसंद था। ध्रुव और करण, सिर्फ दिखावे में दोस्त, असल में हर गलत काम में साथ देने वाले चमचे। पहले हफ्ते में अन्वी से जोर से अंग्रेजी बोलने को कहा गया और उसकी गलतियों पर सब हंसते थे। उसे कहा गया, तेरे जैसे गांव की लड़कियां सिर्फ मिड डे मील खाती हैं, कॉलेज नहीं आती। दूसरे हफ्ते में अन्वी से जबरदस्ती कहा गया कि वो कैंटीन में आई लव रियांश का नारा लगाए। उसने मना किया तो नेहा ने उसका मोबाइल छीन लिया और माँ बाप की फोटो डिलीट कर दी। तीसरे हफ्ते में उसकी किताबें बाथरूम में फेंक दी गईं। वॉशरूम में बंद करके घंटों तक दरवाजा नहीं खोला गया। हर दिन उसका चेहरा थोड़ा और बुझ जाता था। हर रात वो हॉस्टल में माँ बाप की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोती। तीसरे हफ्ते की एक रात फ्रेशर्स नाइट के नाम पर सभी नए छात्रों को हॉस्टल की छत पर बुलाया गया। अन्वी को वहां सबसे आखिरी में लाया गया। रियांश ने सबके सामने कहा, अब इस प्यारी देसी डॉल का स्पेशल टास्क है, इसे अपना दुपट्टा उतारकर मॉडर्न गर्ल बनकर डांस करना होगा। अन्वी का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, प्लीज माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती। नेहा चिल्लाई, करना पड़ेगा वरना तेरा वीडियो कॉलेज ग्रुप में डाल देंगे जो पहले से हमारे पास है। वो वीडियो पिछले सप्ताह का था, जब उसे जबरदस्ती टॉर्च की रोशनी में कपड़े बदलने को मजबूर किया गया था। अन्वी के पैरों से जमीन खिसक गई। वो उस रात वहां से भागी, कमरे में बंद रही।
सुबह सब ने देखा हॉस्टल की तीसरी मंजिल से उसका शव नीचे पड़ा था। चेहरे पर गहरी खरोंचें थीं, शायद आखिरी वक्त भी वो कुछ कहना चाह रही थी। अन्वी की आत्महत्या के बाद भी वो वीडियो कुछ स्टूडेंट्स के फोन में था। एक दिन बाद किसी ने गलती से उसे इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाल दिया। उसका दर्द अब पूरे कॉलेज में फैल चुका था, लेकिन अफसोस अब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता था। रात 2:47। कॉलेज हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर सन्नाटा पसरा था। पूरा हॉस्टल सो रहा था, सिवाय एक कमरे के, कमरा नंबर 307। अन्वी उस रात बहुत देर तक मां बाप की तस्वीर को देखती रही। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वो माफी मांग रही हो या आशीर्वाद ले रही हो। आंखों में आंसू, होंठों पर डर और रूह में टूटा सपना। वो अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोलती है। मैं हार गई बाबूजी, यहां पढ़ाई नहीं होती, यहां रूहें मारी जाती हैं। अगर मेरी मौत से किसी और को बचाया जा सके तो समझना मैं जिंदा हूं। वो चुपचाप बाहर निकली। कैमरों में उसकी परछाई तक नहीं आई, जैसे मौत को भी उसकी इजाजत नहीं मिली हो। छत पर पहुंचकर वो कुछ पल आसमान को देखती है, फिर एक आखिरी बार नीचे झांकती है और फिर एक भयानक चुप्पी के बाद एक चीख सी गूंजती है। सुबह 4:42। हॉस्टल के नीचे भीड़ जमा है। अन्वी की लाश जमीन पर पड़ी है। आंखें खुली हैं, चेहरे पर एक दर्द है जो मरकर भी गया नहीं। पुलिस आती है, मामला साइलेंस किया जाता है। प्रिंसिपल अवस्थी कहता है, लड़की डिप्रेशन में थी, कोई रैगिंग का सबूत नहीं है, केस बंद करो। लेकिन सब कुछ सच में खत्म नहीं हुआ था, कुछ शुरू हो रहा था। पहली रात लाइटें खुद ब खुद बंद हो गईं। उस रात हॉस्टल की तीसरी मंजिल की लाइट्स झपकने लगीं। कमरा 307 में कोई नहीं था, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था। वार्डन ने सोचा कोई गलती से बंद कर गया होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, वहां अन्वी की डायरी खुली पड़ी थी, जिस पर एक नया वाक्य लिखा था, अब मैं लौट आई हूं। सीसीटीवी फुटेज में 3rd फ्लोर पर आधी रात को एक सफेद कपड़े में लड़की दिखी। बाल खुले थे, पैर जमीन से ऊपर थे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने वीडियो देखने की कोशिश की, उसकी नाक से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। एक छात्र पागल हो गया। करण, जो उस रात अन्वी को वीडियो से धमका रहा था, अचानक क्लास में खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा। वो आई थी, मेरे बिस्तर के नीचे थी, उसने मुझसे कहा अब तुम भी कूदो। उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नेहा को हर रात एक ही सपना आता, वो सपना जिसमें अन्वी बिना आंखों के उसके सामने खड़ी रहती है और पूछती है, अब बोल, क्या मुझे फिर से नचाएगी? एक रात नेहा की चीखों से पूरा हॉस्टल गूंज उठा। उसने अपने बाल खुद नोच लिए थे और दीवार पर खून से लिखा था, माफ कर दो। कॉलेज अब एक शापित जगह बन चुकी थी। क्लासरूम में अचानक कुर्सियां गिरने लगती। हॉस्टल में लड़कियां बिना वजह बीमार पड़ जाती। पढ़ाई बंद हो गई थी, डर ही अब पाठ्यक्रम बन गया था। अब अन्वी की आत्मा सिर्फ मौजूद नहीं थी, वो न्याय कर रही थी अपने तरीके से। करण, जिसने वीडियो बनाया था, करण जो उस रात अन्वी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अब हर रात एक ही वीडियो क्लिप देखता था। अपने मोबाइल की स्क्रीन बार बार अपने आप प्ले होती और दिखता वही वीडियो, लेकिन अब वीडियो में कुछ अलग था। वहां अन्वी की आंखें सीधे करण को घूर रही थीं और फिर वो बोलती, रिकॉर्ड कर लिया, अब इसे दोबारा लाइव देखना है। एक रात करण के मोबाइल पर अन्वी की लाइव वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर उसका चेहरा कटा फटा हुआ था,
पीछे से एक साया आ रहा था और फिर अचानक करण की चीख निकल पड़ी। सुबह वो अपने कमरे में बेसुध मिला। उसके मोबाइल की स्क्रीन फटी हुई थी और हाथ में सिर्फ एक मैसेज लिखा था, डिलीट और डाई। वो अब बोल नहीं सकता, दम घुटता है, गला जाम हो चुका है। उसे पागलखाने भेजा गया। ध्रुव को अब हर रात वही बाथरूम बंद होने की आवाजें सुनाई देती थीं। दरवाजा खुद से बंद हो जाता और दीवारों पर अन्वी की हथेलियों के निशान उभरते। एक रात हॉस्टल का बाथरूम अपने आप लॉक हो गया। ध्रुव चीखता रहा। अंदर अंधेरा और ठंडी हवा से भरा था। शीशे में उसकी परछाई में एक और चेहरा दिखा, अन्वी का। वो बोली, कैसी लग रही है जिंदगी कैद में? जब बाथरूम का दरवाजा टूटा, ध्रुव को दीवार से चिपका हुआ पाया गया। शरीर अकड़ा हुआ और मुंह में झाग। मरा नहीं था, मगर अब दिन में भी अंधेरे से डरता है। नेहा के मोबाइल पर अब हर रात कॉल आता था उसके अपने नंबर से। वो जब उठाती, आवाज होती अन्वी की, जो बार बार दोहराती, मां को वापस दो, मां को वापस दो। उसके रूम में अन्वी की फोटो खुद ब खुद फ्रेम में आ जाती थी। उसने दीवारें पोती, फोन बदला, कुछ नहीं बदला। एक दिन नेहा को कॉलेज के लॉन में नंगे पांव दौड़ते हुए पाया गया, हाथों में मां की फोटो को पकड़े हुए जो उसने कभी डिलीट की थी। अब वो मानसिक रूप से टूटी हुई है, बोलती है, लेकिन बात सिर्फ आत्माओं से करती है। रियांश को आत्मा ने सबसे अंत में चुना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा घमंडी और निर्दयी था। एक रात वो अपनी कार में बैठा था। रेडियो अपने आप ऑन हुआ और उसी फ्रेशर्स नाइट की रिकॉर्डिंग चलने लगी जिसमें वो अन्वी को दुपट्टा उतारने का टास्क दे रहा था। रियांश गाड़ी रोकता है मगर ब्रेक फेल हो चुका है। सामने अन्वी खड़ी थी, आंखों से खून बहता, और वो बोली, अब तुम भी नाचोगे आखिरी बार मेरे लिए। अगली सुबह कार झील में मिली। अंदर रियांश का शव था, चेहरे पर अजीब सी हंसी थी और मोबाइल में आखिरी फोटो अन्वी की उसके पीछे खड़ी। बदला सीधा नहीं, दिमाग तोड़ कर लिया गया था। हर बदला पहले मानसिक स्तर पर हमला करता है। डर, भ्रम और पछतावे को इतना बढ़ा देता है कि लोग खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। अब कॉलेज में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। छात्रा पहले की तरह हंसते नहीं। कमरा 307 हमेशा बंद रहता है, लेकिन कभी कभी वहां से अन्वी की सिसकियां आज भी सुनाई देती हैं। अन्वी की मौत के बाद कॉलेज में सब खामोश थे, लेकिन एक शख्स चुप नहीं बैठे थी, प्रोफेसर दिव्या मेहता। वो अन्वी की पीड़ा को देख चुकी थी। उन्होंने उसका डायरी वाला पन्ना पढ़ा जो कमरे में पड़ा था। वो जानती थी कि ये कोई आम आत्महत्या नहीं थी, ये संस्थागत हत्या थी। उन्होंने अन्वी के केस को दोबारा खोलने के लिए आरटीआई और मीडिया का सहारा लिया। शुरुआत में धमकियां मिली, प्रिंसिपल अवस्थी ने उन्हें सस्पेंड करवा दिया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज और हॉस्टल रिकॉर्ड सामने आए तो सच्चाई दब नहीं सकी। वो आदमी जिसने रियांश और उसके जैसे छात्रों को बचाया, जो पैसे लेकर जुल्म को मजाक कहता था, एक रात कॉलेज के ऑफिस में अकेला बैठा था। टेबल पर फाइलें पलटने लगी, एसी खुद चल पड़ा, फिर टेबल पर रखी एक पुरानी चिट्ठी जलने लगी। अन्वी के सुसाइड नोट। दीवारों पर लिखावट उभरने लगी, कितनों की चुप्पी तेरे दस्तखत से आई थी। फिर एक साया आया, कुर्सी पीछे खिसकी और अगली सुबह उसका शव टेबल पर मिला। मुंह पर वही सुसाइड नोट चिपका हुआ और दीवार पर लिखा था, अब हर साइन का हिसाब हुआ। प्रिंसिपल के मरते ही कॉलेज प्रशासन बदला। सरकार ने जांच बैठाई और रैगिंग एंटी सेल, काउंसलिंग सेंटर और सीसीटीवी सिस्टम को दुरुस्त किया गया। कमरा नंबर 307 को बंद नहीं किया गया, उसे एक स्मृति स्थल बनाया गया, जहां नई छात्राएं आकर एक वादा करती थीं, अगर कभी कुछ गलत हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगी। कॉलेज सुधरा, लेकिन हर कोने में अन्वी की मौजूदगी अब भी महसूस होती थी। साये की तरह नहीं, संरक्षक की तरह। श्रीमती दिव्या मेहता ने अन्वी की डायरी, माँ पापा की फोटो और गांव की मिट्टी
कॉलेज के पेड़ के नीचे दफना दी। उस रात पहली बार हॉस्टल की लाइटें बिना झपके जली। कमरा 307 से एक धीमी सी हवा बाहर आई, जैसे कोई विदा लेकर जा रहा हो। रैगिंग मजाक नहीं, अपराध है। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है। चुप रहना भी एक गुनाह है और हर गुनाह का हिसाब होता है। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, इंसानियत सिखाने का जरिया होनी चाहिए। अन्वी चली गई, लेकिन वो हर उस जगह जिंदा रहेगी जहां कोई मासूम लड़की अपने सपने लेकर आती है। और अगर कोई फिर से उस सपने को तोड़ने की कोशिश करेगा तो याद रखना, इस बार वो सिर्फ आत्मा नहीं बनेगी, वो सबकी आवाज बनेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं आपका दोस्त जल्द मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।